ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। जेल में बंद उन कैदी बंदियों की व्यथा कहीं न कहीं दिल दुखा जाती है। यहाँ इस चार दीवारी में ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोष किसका था, लेकिन इनके लिए जारी प्रयासों को और कितना मजबूत करने की जरूरत है। किस तरह से हम इनके जेल के बाद की जिंदगी को और अच्छा बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं उनमें वो विश्वास जो कहीं खो जाता है, जानेंगे अपने इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ और सवाल हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल सुनील जी से है कि जनवरी 2007 से लेकर फरवरी 2008 के बीच का जो टाइम था, उसमें मध्य प्रदेश के एरिया में 112 मृत्यु हुई थी। तो क्या हेल्थ इग्नोरेंस की वजह से भी जेलों में मृत्यु होती है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि जो करीब 85% जो क्रिमिनल्स पॉपुलेशन है जो जेल में आते हैं, 85% लोग ऐसे होते हैं जो लोअर स्टेटस से आते हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी होगी या गरीब तबके से आते हैं। तो ऐसे तबके के जब लोग आते हैं जेल में, कई लोगों को तो बाहर से बीमारियां लगी होती है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, ऐसी बहुत भयानक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अब जब जेल में आते हैं, हम लोग देखा है कि मैं अगर तिहाड़ की बात करूं तो बहुत सारे जो है बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जेल में आके ठीक हो जाते हैं। कई लोग होते हैं हार्ट का ऑपरेशन करवाना और जेल में आते हैं, हार्ट में ऑपरेशन वगैरह उनका करवा के फिर अपना बेल करवाई और चले जाते हैं। जो आपने मध्य प्रदेश का जो बताया, जब मैंने बताया इतने लोअर स्टेटा से ये लोग आते हैं, लोअर इकोनॉमिक स्टेटा होता है, जिनको पहले से बीमारियां होती है। अब जेल में कोई अवरदान तो होता नहीं, जीवन दान तो होता नहीं, जेल में आएगा तो मरेगा ही नहीं। ज्यादातर जो मृत्यु होती है वो ऐसी होती है कि जो लोग अगर बाहर भी होते तो मैं मरने वाला था। लेकिन जो आपने बात कही कि वो जेल में आते हैं, इलाज होता है, खर्चा कौन वहन करता है उसका? सरकार। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी जेल में आता है, मैंने आपको बताया कई लोग आते हैं हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, छोटा सा क्राइम किया, अरे हार्ट का ऑपरेशन करवाया, चला गया। मैं आपको महिला जेल की बताता हूँ कि महिला जेल में आज से कोई 4 साल पहले की बात है, प्रेग्नेंट महिलाएं आती थी, तो करीब हमारे यहाँ 30-35 डिलीवरी जो है हर साल हो जाती थी। हमारा तो ये मानना है कि मतलब जो जेल स्टाफ मैंने ऑल ओवर इंडिया का देखा है, कहते हैं कि जेल में कोई बंदा रहे मरे ना, पूरी कोशिश होती है कि जेल में मरे ना। अगला सवाल ले लें जी। मेरा सवाल मृदुला जी से है। कई बार हम देखते हैं स्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं, खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसमें जो एक बदसूरत चेहरा होता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, स्पेशली जब हम औरतों की बात करते हैं? देखिए, ये जो स्टिंग ऑपरेशन और इसमें जो लेके आते हैं ना लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वालों का जो रोल है ना, वो हमेशा हम लोग हर जगह को नेगेटिव ही दिखाते हैं ज्यादातर। अब ऐसा नहीं है कि ये टीवी चैनल है तो ये तो हम डिस्कशन देखते हैं, एक बात है। तो लेकिन जैसे सुनील जी बता रहे हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो मुझे तो मन कर रहा है कि मैं भी जेल में चली जाऊं, जब इतना बढ़िया जेल है तो। और थोड़ा सा भय भी मेरा कम हुआ, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर हो सकती हूँ तो कम। इन्होंने अभी तक के सिर्फ तिहाड़ की बात की है, पूरे देश की बात नहीं की है। मैंने कहा तो ये जो दिखाता है ना वो मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, वो गलत है। और जो चीज जो अच्छा है, जैसे सुनील जी ने कहा, इसमें ऐसा नहीं कि ये गलत कह रहे हैं आपको, ये सही बात कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, कितना पालन होता है, वो तो सब जगह घर में ही नहीं पालन होता है। तो जो अच्छी बातें हैं वह भी दिखाना चाहिए, केसेस उससे सामने लाना चाहिए कि जो आप कह रही हैं कि वो भयानक चेहरा है, मैं भी इसके पक्ष में उसको हटाना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? इसी बात को ना मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ। जब लीला जी ने कहा कि हम लोग, हमारे को ना आदत है एक नेगेटिव देखने की, पॉजिटिव कोई किसी के बारे में कहता है आपको तो ये तो सब मिली भगत है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिस्टर पी चिदम्बरम जो हमारे गृह मंत्री हैं, अभी जेल पे आए थे, तिहाड़ जेल पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल की सफाई और तिहाड़ जेल का डिसिप्लिन देख के मैं तो दंग हूँ कि मैं सोच नहीं सकता था जेल ऐसी होगी। तो काफी मीडिया आया था उनके पीछे, तो उन्होंने मीडिया को यही सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि आप 4-4 पेज क्राइम के ऊपर भर देते हैं, आप कभी हफ्ते में एक बार ये भी लिख दिया करें कि जेलों में क्या कुछ हो रहा है, कितनी मेहनत से और कितनी कठिनाइयों से वो काम करके ये चीज कर रहे हैं, आप इसके ऊपर भी डिवोट करें। कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रशंसा जरूर है। अगला सवाल ले लें।
को आपसे पूछना था, आपने तिहाड़ जेल के बारे में बोला कि उधर बहुत सुविधाएं हैं, बाकी देश के बाकी जो जेल हैं उधर क्या सीन है? जो कानून है, मैंने आपको बताया कि पहले तो कानून का पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं कि प्रैक्टिकल उसमें क्या होता है। कानून के पहलू के हिसाब से हर एक बंदी को जो है, चाहे महिला है चाहे पुरुष बंदी है, उनको 24 आवर जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। खाना मैंने देखा है जेलों का, बहुत अच्छा खाना मिलता है। आप देखें नॉनवेज आदमी घर में वो नहीं खा पाता, पर कई जेलों में नॉनवेज खाना जो है वहाँ दे रही है। और ये चीज मैंने देखा है कि वहाँ पे आप इवन तिहाड़ जेल में पीछे एक सर्वे किया था, उसमें मैंने देखा है कि 80% लोग जो है जो जेल में अगर कोई 1 महीना रह गया तो अपना वेट गेन करके आते हैं। ये भी तो माना जा सकता है कि काम नहीं करते, थोड़ा मस्ती होती है। अगला सवाल ले लें, एक आप अगला सवाल ले लें। मेरा सवाल बालकृष्ण जी से है। ज्यादातर लोग मेरी क्लास से होते हैं, तो उन लोगों का केसेस सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है? क्या सिलेक्शन? मतलब सिलेक्शन क्या? जो भी लॉयर्स जैसे केस सिलेक्ट करते हैं, जी जी, तो किस बेसिस पे उन लोगों का सिलेक्ट किया जाता है? अगर कोई ऐसा आदमी है या ऐसी महिला है जिसके पास धन है, तो वो धन के हिसाब से अपना वकील साहब चुन लेते। अगर धन नहीं है तो उसके लिए हमारी सरकार ने फ्री लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड बना रखा है, फ्री लीगल एड सोसाइटी बनाई हुई है, लीगल अथॉरिटी बनाई हुई है, और इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी हैं जिन्होंने अपने पैनल पर एडवोकेट्स रखे हुए हैं जो आपको लीगल एडवाइस भी करते हैं, महिलाओं को, और लीगल एड भी देते हैं, उनको मुकदमे भी लड़ते हैं। आखिरी सवाल लेने। मेरा सवाल सुनील जी से। सर, जैसे कि हम जानते हैं जो हेड है जेल के वो मेनली भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, बट लेकिन जो दूसरे कर्मचारी हैं वो अलग ऑर्डर से आते हैं, तो इसलिए उनको कम सुविधाएं और अलग वेतन दिया जाता है उनको। तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है इस डिस्क्रिमिनेशन का वो कैदियों पे उतारते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो जहाँ तक वेतन की बात है, वेतन तो हर एक को अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से दिया जाएगा। आईपीएस है तो अपने उसको वेतन मिलेगा, जो दूसरे जेल कर्मचारी हैं उनको उसके हिसाब से मिलेगा। बेसिकली एक मुन्ना कमेटी थी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने ये उसमें रिकमेंड किया था कि जेल कर्मी जो है उनको पुलिस कर्मियों के बराबर जो वेतन देना चाहिए। जैसे जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसको सब इंस्पेक्टर के बराबर हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसको इंस्पेक्टर के बराबर हो। उन्होंने एक पैरिटी ड्रा की थी मुन्ना कमेटी में। अब कुछ एक स्टेट है जिन्होंने उस पैरिटी को मान लिया है, जिन्होंने वो स्केल उनको बराबरी पुलिस के बराबर दे दी है। कुछ एक स्टेट है जिनके पास फाइनेंशियल क्रंचिस है, वो उसको नहीं दे पाए, पर धीरे धीरे जो है ये एक पार आ रहा है, जो लो पे वाली बात है धीरे धीरे खत्म हो रही है। अंत में अगर आप सबकी आखिरी राय ले लूं, सुनील जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने साल आपने इन लोगों के साथ काम किया है, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यहाँ और सुधार किया जा सकता है या यहाँ और प्रयास करने की जरूरत है, उन पर आप बताएं। देखिए, जहाँ तक सुधारों की बात है, सुधारों का अंत नहीं होता, हमेशा सुधार का स्कोप होता है। हम जितना मर्जी इनको कर लें, हमेशा उसमें स्कोप रहता है कि इसको और सुधार करें। जैसे तिहाड़ की फिर बात करें तो हम वहाँ टेलीफोन सुविधा जो है प्रिजनर्स को देने जा रहे हैं, तो ये तो नई थिंकिंग जैसे डेवलप होती है तो उसके हिसाब से जो है वो सुधार किए जाते हैं। हमारा कोशिश ये है कि जितना जीवन सामान्य बना सकते हैं एक प्रिजनर का, इवन और जेलों की भी यही कोशिश है कि जितना जीवन आप सामान्य बना सकते हैं एक प्रिजनर का, हमें सामान्य बनाना चाहिए। और इनफैक्ट जेलों में तो आपस में कंपटीशन है, वो कहते हैं तिहाड़ नहीं किया, वो कहते हैं हम इससे और आगे निकलेंगे, वो कहते हैं हम इससे और आगे निकलेंगे, तो ये अच्छी बात है, आपस में कंपटीशन है, ताकि जेल में हमें ये सोचना चाहिए कि जेल में जो मनुष्य रहते हैं वो हमारे आपके जैसे हैं, कोई अलग से नहीं, और वो भी पूरी सुविधाओं के हक वो एंटाइटल्ड है। मेघला जी, आप अंत में क्या कहेंगे? समाज को किस तरह से और प्रयास करने की जरूरत है, या समाज अपना रुख किस तरह से और बदले कि जो ये महिला बंदी बन जाती हैं, एक कैदी की शक्ल ले लेती हैं, ना लेने पाए? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, बात कही है कि मीडिया का रोल आज जीवन में बढ़ता जा रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हम लोग निगेटिव सारा देख रहे हैं, दोनों जगह भयानक लग रहा है। हमारी बच्ची ने कहा कि ऐसा विचार आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, और जेल के प्रति जो भय है उसको समाप्त करने के लिए
क्या जैसे समाचार पत्रों में मैं हमेशा कहती हूँ पत्रकारों से, मैं भी पत्रकार हूँ, कि भाई अब एक कोई संस्था अच्छा काम कर रही है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो कहीं कहीं छापो करो। उसी प्रकार से जो जेल से निकल के महिलाएं गई अपने घर, तो केसेज हैं, सब ऐसे नहीं है कि उनको भगा, तो ऐसे केसेज को ढूंढ ढूंढ के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेस में, मीडिया में लाना चाहिए। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे बालकृष्ण जी, क्या प्रयास आपकी नजर में हो सकते हैं? हमारी सरकार तो कर ही रही है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी संस्था भी कर रही हैं, और जैसा कि हमारे सुनील जी ने कहा कि इसका कोई अंत नहीं होता, सुधार का, प्रयास का, और हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन और तेज गति से हो तो और ज्यादा अच्छा होगा। अब एक 6 महीने के अंदर सब देश के जितनी जेल हैं उसका एक सर्वेक्षण करा के कितनी महिलाएं हैं, कितनी ट्रायल पर हैं, हाँ। एक सरकार से निवेदन करना चाहिए कि जो जैसे नंदे हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं या बहुत ज्यादा उम्र की हैं जो मरणासन में है, एक किसी न किसी तरह से उसमें कोई ऐसा नहीं लगता है प्राइमा फेसी की नहीं ये तो मर्डर कर दिया है, तुम तो हर बात है, लेकिन फंसाया गया है, ऐसा करके और सरकार से निवेदन करके संख्या जेलों की कम करवानी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए चलिए, आप इस दिशा में आप लोग क्या कोई प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आगे करने का विचार है, और किस तरह से आप चाहेंगे कि लोगों का नजरिया इन महिला बंदियों के लिए बदले? नहीं, हमने तो एक प्रयास किया था, सुनील जी को मालूम होगा कि पहले डीआईजी से हमने बात की थी कि जो छोटे छोटे केसों में लेडीज आती हैं, हाँ। बहुत दिन रह जाती हैं, जहाँ 6-6 महीने, साल रह जाती हैं, गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत हो जाता है और उनको भी सजा मिलती है, और बहुत बढ़िया चीजें तो सीखती नहीं हो, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें चले जाना, बाहर जाकर फिर उन्होंने वही करना है। तो इनको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल अब तो हमारे वहाँ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, 15 दिन में देव कतरी वगैरह जो छोटे छोटे केसों वाली हैं छोड़ देते हैं, काफी सुधार हुआ है। कहीं ना कहीं अंदर जेल का माहौल काफी अच्छा हुआ है। रेणुका जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के प्रयास आपकी नजर में है? अभी तक तो सारी बंदी महिलाओं का सामान्य जीवन कैसा हो और अंदर उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और सामान्य बनाने के लिए सब बातें की जा रही हैं। क्या सामान्य बनने के बाद जब वो बाहर जाती हैं एक समाज में उसे सामान्य जीवन मिलता है? इसके प्रयास हमें जरूरी करने हैं, और इसके लिए हमें दायरा जो है, जब लेडीज बाहर जाती हैं तो फैमिली मेंबर्स को भी मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सामान्य जीवन उसका बाहर भी है। जब वो अंदर आती है तो चाहती है कि मैं परिवार से कट गई हूँ, एक सामान्य जीवन में व्यतीत कर रही है अंदर, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है और उसे अगर वो सामान्य जीवन नहीं मिलता है तो उसके मन में ये बात आती है कि इससे अच्छा तो मैं अंदर ही थी। तो इस भावनाओं को निकालने के लिए और उसको वापस अपना सम्मान देने के लिए हम एनजीओ को भी आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जो समाज हमसे बना हुआ है, इन बीच में सबको जागरूकता लाना जरूरी है, और वो शायद हमारे यंगस्टर्स भी हैं जो इसमें हमारा समाधान करवा सकेंगे। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, केवल यही रोल नहीं होना चाहिए कि बस यहाँ से बंदी महिलाएं बाहर गई और हमारा रोल खत्म हो गया। तो इसके लिए एक हमारा भी एक फाउंडेशन है, दायरा है कि इसके आगे अगर हम करते हैं तो ये महिलाएं छूट जाती हैं। तो बाहर भी एनजीओ को इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जब तक वो सेटलमेंट नहीं हो जाता है या परिवार सेट नहीं कर लेता है तो उनके साथ हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नजरिया बदलेंगे तो शायद परिवार और समाज भी अपना नजरिया बदले। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। एक लंबा अरसा जेल में गुजारने के बाद एक औरत का समाज में वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज भी इन्हें पूरी तरह से नहीं अपनाता है और ये फिर दोराहे पर खड़ी अपने को बेसहारा पाती हैं। लेकिन उनमें से कुछ हिम्मती महिलाएं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का हौसला रखती हैं। इस समय हम सबकी यानी पूरे समाज की ये कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें अपनाएं, उन्हें अपना ही माने, उन्हें दी वो मॉरल इमोशनल सपोर्ट, वो विश्वास जो जेल की ऊंची दीवारों के बीच कहीं धुंधला सा पड़ गया है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि किस जुर्म की मिली सजा समझते समझते उम्र गुजर गई, किस जुर्म की मिली सजा समझते समझते उम्र गुजर गई, कैसे एहसास दिलाते बेगुनाही का घड़ी एक गुनाह पे आकर ठहर गई। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इतनी सार्थक बातचीत हमसे की। आपका बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत सवालों का दौर जारी रखा। आप सबका शुक्रिया। आप भी अस्मिता में आ सकते हैं
कर सकते हैं हमें ईमेल। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है इसके लिए भी आप हमें कर सकते हैं ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ अस्मिता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।